आज इस वीडियो में हम दृष्टियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, सभी ग्रहों के पास में एक कॉमन दृष्टि होती है जिसे हम सातवीं दृष्टि भी कहते हैं। और कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, मंगल और बृहस्पति। इन ग्रहों के पास में स्पेशल दृष्टियाँ होती है। जैसे कि शनि के पास में तीसरी और 10वीं दृष्टि, बृहस्पति के पास में 5वीं और 9वीं दृष्टि, और मंगल के पास में 4थी और 8वीं दृष्टि होती है, जिन्हें हम स्पेशल दृष्टियाँ कहते हैं। आज इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कॉमन दृष्टि यानी कि सातवीं दृष्टि और स्पेशल दृष्टियों के अंदर क्या फ़र्क होता है। कहने को बात छोटी सी है, परंतु जब हम फलित करने जाते हैं तो इसके अंदर बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है। आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे और समझेंगे कि कॉमन दृष्टि और स्पेशल दृष्टियों के अंदर क्या फ़र्क होता है, किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं और समझकर इनका फलित हम कैसे करना चाहिए। विषय छोटा सा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फलित के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। आज इसी वीडियो के अंदर हम इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो लगातार अपलोड होते हैं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही की जाती है। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो प्रेरणा मिलती है और उत्साह का सर्जन होता है। और आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं हम आज के इस विषय की ओर और ये जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रहों की कॉमन दृष्टि और स्पेशल दृष्टियों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम इसके फ़र्क को समझकर सही तरीके से सटीक फलित कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एक बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब इसी बात को हम इस उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस कन्या लगन के बर्थ चार्ट में लग्नेश बुध कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है और इस बुध को दृष्टि मिल रही है 8वें घर में बैठे हुए मंगल से। यहाँ बुध अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहा है और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से इस बुध को देख रहा है। इसका मतलब दोनों ही ग्रह एक दूसरे को अपनी 7वीं दृष्टि के द्वारा देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और आमने सामने खड़े होने का मतलब है कि इनकी एनर्जी के बीच में एक टकराव देखने को मिल रहा है। दोनों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अब व्यक्ति के सामने ये बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिर वो कौन से ग्रह के कहे अनुसार चले या कौन से ग्रह को वो फॉलो करे। जैसा कि आप इस बर्थ चार्ट में देख पा रहे हैं कि बुध कुंडली के अंदर फर्स्ट लॉर्ड है और 10th लॉर्ड है। लग्नेश होने के कारण वो अपने बारे में जो है विचार करेगा, अपने शरीर के बारे में विचार करेगा, अपने नाम, इज्जत, शोहरत के बारे में विचार करेगा, अपनी कार्यशैली के बारे में विचार करेगा। और 10th लॉर्ड होने के कारण वो अपने करियर का विचार करेगा, अपने नेम और फेम का विचार करेगा। और चूंकि ये बैठा हुआ है कुंडली के दूसरे घर में तो फाइनेंस और परिवार के बारे में भी ये बुध विचार करेगा। यानी कि इस बुध के सिग्निफिकेशन हमें देखने को मिल रहे हैं 10, 2 और 1। इन 3 घरों को देखने की या समझने की या इनके बारे में विचार करने की जवाबदारी इस बर्थ चार्ट के अंदर बुध के पास है।
यानी कि 3 घर जो है बुध की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर बुध इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए किस प्रकार के जो है कार्य करेगा, जिस प्रकार के बुध के सिग्निफिकेशन है, यानी कि इंटेलिजेंसी, सोच विचार कर कार्य करना, परीक्षण और निरीक्षण करके चतुराई पूर्वक काम करना, ये बुध के कारकत्व है। और इन्हीं कारकत्व के आधार पर ये व्यक्ति अपने करियर के बारे में सोचेगा, अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचेगा, धन संपत्ति के बारे में सोचेगा और अपने परिवार के बारे में सोचेगा। परंतु यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से इस बुध को देख रहा है, जो कि 8 लॉर्ड होकर 8th हाउस में ही बैठा हुआ है। और इस मंगल के सिग्निफिकेशन हम देखें तो 3 और 8 बनते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जब मंगल यहाँ पर बुध को दृष्टि दे रहा है, दोनों ग्रहों के बीच में टकराव हो रहा है, तो यहाँ पर हमें मंगल के द्वारा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। किस प्रकार का इंटरफेरेंस? जब भी ये व्यक्ति अपने करियर के बारे में बात करेगा, करियर के बारे में विचार करेगा, तो यहाँ पर इसको ये मंगल ऑब्स्टेकल्स देगा। किस प्रकार से? 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर की अधिपति बन के बैठा हुआ है, तो 8वें घर से हम ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं, तो ये व्यक्ति के करियर के अंदर ऑब्स्टेकल्स लेकर आएगा। 8वें घर में हम इन लॉज को देखते हैं, तो ये जब भी ये व्यक्ति अपने करियर के बारे में कुछ प्लान करेगा, इसके इन लॉज के द्वारा इसे कहीं न कहीं इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा। 30वें घर का भी मंगल अधिपति है, 30वें घर से हम छोटे भाई को देखते हैं, तो यहाँ छोटे भाई की तरफ से जो है कुछ ऑब्स्टेकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये मंगल बुध के लिए परेशानियाँ खड़ी करने वाला है, बुध को अपने अनुसार जो है चलने के लिए प्रेरित करने का काम यहाँ मंगल करते हुए नज़र आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाता है कि मैं कौन से रास्ते से चलूँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, ये मंगल वाला रास्ता या फिर ये बुध वाला रास्ता। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने करियर के अंदर विफल हो जाते हैं, और उनकी विफलता का एकमात्र कारण यही होता है कि वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उन्हें आखिर करना क्या है। क्योंकि वो हमेशा जो है 2 नावों में एक साथ सवार होते रहते हैं, और उनके टकराव की वजह से वो सही नतीजे नहीं ले पाते हैं और अपने जीवन में इतने पीछे चले जाते हैं कि जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि मैंने ये वाला गलत डिसीज़न कैसे ले लिया। आपको अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसलिए आपके लिए एक आसान सा रास्ता है। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस स्थिति में आपको करना ये है कि जो 2 ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, उन दोनों ग्रहों में से ज़्यादा बली अवस्था में कौन सा ग्रह है, उस ग्रह को आपको सिलेक्ट करना है और उसके माध्यम से आपको जो है काम करते हुए चले जाना है। जैसे मान लीजिए कि इस कुंडली के अंदर ये बुध जो है दूसरे घर में बैठा हुआ है और मित्र की राशि में बैठा है और दिग्बल के काफ़ी करीब है। इसका मतलब ये बुध बली अवस्था में है, और मंगल भी यहाँ पर 8वें घर का अधिपति होकर 8वें घर में ही बैठा हुआ है और दिग्बल के भी काफ़ी करीब है। इसका मतलब मंगल भी यहाँ पर बली है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दोनों ग्रहों में से जो है बुध की स्थिति नवांश के अंदर बहुत अच्छी है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं नवांश के अंदर इसकी स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ये सौम्य राशियों के अंदर भी गया है, ये वर्गोत्तम भी है और इसे स्थान बल भी अच्छा मिला है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बुध बली हुआ, जबकि मंगल नवांश कुंडली के अंदर हम मान लेते हैं कि ये कमज़ोर स्थिति में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कुंडली में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बुध हमें ज़्यादा बली अवस्था में नज़र आ रहा है। तो जब भी हम इस नेटिव को करियर के बारे में सलाह देंगे कि करियर किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से करियर को
और करियर के बारे में सोचना चाहिए, किस तरह से करियर को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, तो हम इसको सलाह देंगे कि आपको बुद्ध के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलना है। आपको बुद्ध को फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर बुद्ध ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर है और यही आपके लिए सबसे सही रास्ता रहेगा। अगर यहाँ पर ये व्यक्ति मंगल के अनुसार अपने कार्यशैली को ढाल ले या उसके अनुसार अपना कार्य करता चला जाए, तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से जो है अपने आप को परेशानी में पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध का जो टकराव है यहाँ पर व्यक्ति को बहुत भारी पड़ने वाला है। अब यहाँ पर जो है हमने ये जाना और समझा कि दो ग्रह जब आमने सामने हो तो हमें कौन से ग्रह को फॉलो करना चाहिए और कौन से ग्रह का मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु काश ज्योतिष इतनी आसान होती, सीधी होती, सरल होती। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी बारीकियाँ हैं जिसे हम अगर समझकर आगे बढ़ें तो काफ़ी हम सटीक फलित कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बुध की डिग्री 5 है और मंगल की डिग्री यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर डिग्री वाइज हमें कैलकुलेशन करना होगा कि मंगल और बुध की स्थिति में जो है कितनी नज़दीकी है। दोनों के अंदर जो है हमें 4 डिग्री का डिफरेंस नज़र आ रहा है, यानी कि दोनों काफ़ी करीब है। 180 डिग्री की आस्पेक्ट जो है दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का एक दूसरे से टकराव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत घमासान होने वाला है। तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति बन सकती है। परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर बुध की डिग्री 5 है परंतु यहाँ मंगल की डिग्री 29 है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो जाता है डिग्री वाइज। तो इस आधार पर अगर हम इसका आकलन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रहों में डिग्री का डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण ये भले ही एक दूसरे को आस्पेक्ट दे रहे हों, परंतु यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर इतना गहरा प्रभाव इस दृष्टि का नहीं पड़ रहा है कि जिससे कि ये नेटिव प्रभावित हो सके, इसकी कार्यशैली प्रभावित हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर 10th लॉर्ड बुध का प्रभावित होना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव एकदम नॉमिनल आ रहा है और ये बुध जो है कुछ मुसीबतों के साथ में, कुछ परेशानियों के साथ में आगे बढ़कर जो है अपने करियर को संभालेगा और सही समय पर सही नतीजे लेगा, इसमें ज़्यादा संदेह नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम 7वीं दृष्टि का आकलन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि दो ग्रह आपस में एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के जो है विरोधी ग्रह है, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं यहाँ पर। इसी कारण से दोनों का प्रभाव भी जो है एक दूसरे के ऊपर जो है नेगेटिव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब मान लीजिए कि 8वें घर में मंगल ना बैठकर शुक्र बैठा हुआ हो। अब यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी हद तक जो है बदली हुई नज़र आएंगी। जहाँ तक हमने मंगल और बुध के बारे में देखा कि दोनों ही एक दूसरे के कट्टर शत्रु होने के कारण एक दूसरे को सहयोग नहीं करते, यहाँ सहयोग का अभाव हमें देखने को मिलता है। परंतु शुक्र के आ जाने से स्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल चुकी है। शुक्र और बुध दोनों ही एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं और लगन के प्रति दोनों ही ग्रहों की सोच अच्छी है। दोनों ही ग्रह ये चाहते हैं कि इस नेटिव का भला होना चाहिए। इस लिहाज से जब भी ये व्यक्ति करियर के बारे में बात करेगा, करियर के बारे में फैसला करेगा, तो यहाँ पर बुध काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बुध को यहाँ पर दृष्टि मिल रही है शुक्र की। तो यहाँ पर शुक्र के द्वारा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। किस प्रकार का इंटरफेरेंस, आइए हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, शुक्र इस कुंडली के अंदर 2nd लॉर्ड बना हुआ है और 2nd हाउस से हम फैमिली को देखते हैं। तो जब भी ये बुध व्यक्ति के करियर के बारे में फैसला करेगा, करियर के बारे में सोचेगा, करियर के बारे में विचार करेगा, तो यहाँ पर इसको अपनी फैमिली के द्वारा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। फैमिली के द्वारा कुछ सलाह मशवरा
मिलेगा। वहीं शुक्र इस कुंडली के अंदर 9वें भाव का भी अधिपति है। तो 9वें भाव से हम पिता को देखते हैं, तो जब भी करियर के बारे में कुछ बड़ी बातें आएंगी, बड़े फैसले लेने होंगे, तो इसको अपने पिता के द्वारा भी कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, पिता के द्वारा कुछ सलाह मशवरा देखने को मिलेगा। शुक्र यहाँ पर 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है और शुक्र के अगर हम सिग्निफिकेशन की बात करें तो शुक्र पत्नी का कारक भी है। तो इसको अपने जीवन साथी के द्वारा भी इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, जीवन साथी के द्वारा भी कुछ सलाह मशवरे देखने को मिलेंगे इसके करियर को लेकर कि आपको ऐसा करना चाहिए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इस व्यक्ति को बुध के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए या फिर शुक्र के मार्ग पर, क्योंकि यहाँ पर एक टकराव की स्थिति बन रही है। दो ग्रहों के कारकत्वों के अंदर संघर्ष देखने को मिलता है, परंतु ये संघर्ष सकारात्मक है। किसी भी हद में जाकर जो है ये शुक्र कभी नहीं चाहेगा कि इस नेटिव का बुरा हो। तो ऐसी स्थिति में हमें ये फैसला करना है कि दोनों ग्रहों में से कौन से ग्रह को ज़्यादा महत्व देना है। इसके लिए हमें वही रास्ता अपनाना है और ये देखना है कि दोनों के अंदर बली अवस्था में कौन है। मान लीजिए कि इस यहाँ पर बुध ज़्यादा बली अवस्था में है, तो व्यक्ति की इंटेलिजेंसी जो कहती है, व्यक्ति की विचार शक्ति जो कहती है, व्यक्ति की जो क्षमताएं इजाज़त देती है, उसी के आधार पर व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। और पिता की सलाह को या फिर पत्नी की सलाह को या फैमिली की सलाह को सुनते हुए उन पर ज़्यादा विचार नहीं करके अपनी द्वारा सोच को आगे बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तभी व्यक्ति को जीवन में सफलताएं मिल सकती है। परंतु मान लीजिए कि इस कुंडली के अंदर बुध कमज़ोर स्थिति में है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि बुध यहाँ कमज़ोर है और शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने द्वारा लिए हुए फैसले के ऊपर जो है विराम लगाना चाहिए और जो सलाह पिता के द्वारा मिलती है या जो सलाह फैमिली के द्वारा मिलती है उसके ऊपर ज़्यादा गौर करना चाहिए। उन सलाहों को मानते हुए उस मार्ग पर चलें तो व्यक्ति को ज़्यादा बेहतर तरीके से नतीजे मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब दो ग्रह आमने सामने हो, दोनों ग्रहों के अंदर टकराव की स्थिति हो, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, तो इस दृष्टि को हमें जो है सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल अगर हम ठीक तरीके से करेंगे तो फिर हमें एक टकराव की स्थिति से बचने में काफ़ी मदद मिल सकती है और सही मार्ग का हम चयन कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री का बड़ा महत्व होता है। अगर दोनों ग्रहों की डिग्री के अंदर अंतर कम है तो फिर वो दृष्टि जो है ज़्यादा प्रभावशाली होती है और उसके नतीजे भी काफ़ी सटीक देखने को मिलते हैं। परंतु जब डिग्री डिफरेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पर उसका असर भी जो है काफ़ी कम देखा जाता है। इसको भी हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। अभी तक हमने कॉमन दृष्टियों के बारे में बात की कि कॉमन दृष्टियाँ जब दो ग्रहों के बीच में होती है तो हम उसका आकलन किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम स्पेशल दृष्टियों की बात करेंगे और स्पेशल दृष्टियाँ 3 ग्रहों के पास में होती है। मंगल के पास में जहाँ चौथी और 8वीं दृष्टि होती है, तो शनि के पास में तीसरी और 10वीं दृष्टि होती है। वहीं अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पास में 5वीं और 9वीं दृष्टि के रूप में स्पेशल दृष्टि होती है। अब मान लीजिए कि आपकी इस कुंडली के अंदर मंगल 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वें घर में बैठा हुआ मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ पर बुध को देखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कुंडली के अंदर मंगल अपनी दृष्टि के द्वारा बुध को देखेगा, परंतु बुध वापस इस मंगल को नहीं दे सकता क्योंकि बुध के पास में कोई भी स्पेशल दृष्टि नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कुंडली के अंदर मंगल का प्रभाव बुध के ऊपर रहेगा। मंगल कमांडेबल स्थिति के अंदर रहेगा, परंतु बुध का कमांड इस बुध मंगल के ऊपर रहने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल
इस बुध को इंटरफेयर करेगा। किस प्रकार से? मंगल इस कुंडली के अंदर तीसरे घर का अधिपति है और तीसरे घर से हम छोटे भाई को देखते हैं। तो बुध जब भी व्यक्ति के करियर के बारे में विचार करेगा तो इसके भाई के द्वारा बड़ा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ पर 8 लॉर्ड है और 8 लॉर्ड होने के कारण 8th हाउस से हम इन लॉज को देखते हैं, तो व्यक्ति के करियर के ऊपर इसके इन लॉज का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा। मंगल की अगर हम सिग्निफिकेशन को देखें तो मंगल यहाँ पर एक एनर्जी का कारक ग्रह है और किसी भी तरह से जो है काम करने की क्षमता को दर्शाने वाला ग्रह है, हार्ड वर्किंग करने वाला ग्रह है, संघर्षपूर्ण स्थिति के अंदर परफॉर्मेंस देने वाला ग्रह है। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है इंटेलिजेंसी के साथ में काम करने वाला ग्रह है। अब जब करियर की बात आएगी तो व्यक्ति के बीच में ये कशमकश की स्थिति रहेगी कि व्यक्ति इंटेलिजेंसी वाले काम करे या फिर जो है संघर्ष वाले काम करे, हार्ड वर्किंग वाले काम करे या एनर्जेटिक काम जो है व्यक्ति करना पसंद करे। क्योंकि यहाँ पर मंगल का प्रभाव है तो व्यक्ति इस कशमकश के अंदर रहने ही वाला है। भाई का इंटरफेरेंस रहेगा, इन लॉज का इंटरफेरेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध 2 कट्टर शत्रु ग्रह है, दोनों के अंदर दोस्ती नहीं है, दोनों के अंदर मित्रता नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेंगे इन लॉज और इसके भाई, और इनकी वजह से व्यक्ति को करियर से संबंधित फैसले लेने में, करियर को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम कैसे जज करें कि मंगल को कितना महत्व देना चाहिए, मंगल के कारकत्वों को कितना महत्व देना चाहिए, या मंगल के द्वारा बताए गए रास्तों को हमें किस तरह से अपनाना चाहिए। तो फिर तरीका वही है, दोनों ग्रहों के अंदर हमें ये देखना है कि दोनों में से शक्तिशाली कौन है। अगर मंगल शक्तिशाली है तो फिर हमें मंगल के द्वारा जो है बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर बुध बली अवस्था में है तो फिर हमें बुध को ज़्यादा अपनाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है मंगल कमांडेबल पोजीशन के अंदर है, मंगल काफ़ी शक्तिशाली ग्रह है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से रहेगा। इसकी परेशानियाँ भी जो है व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल जो है 8 लॉर्ड भी है, और 8 लॉर्ड होने के कारण व्यक्ति के इस करियर के अंदर संघर्षपूर्ण स्थितियाँ भी बनी रहेंगी, और ऑल ऑफ सडन कुछ न कुछ जो है हर्डल्स भी जो है आते रहेंगे। तो इसे व्यक्ति को जो है फेस करना होगा, इसे फेस करते हुए व्यक्ति को करियर के अंदर आगे बढ़ना होगा। अब ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि इस कुंडली के अंदर बृहस्पति 10वें घर में बैठा हुआ है, तो 10वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से इस बुध को देखेगा, क्योंकि एक बुध भी शुभ ग्रह है और बृहस्पति भी शुभ ग्रह है, और बृहस्पति की दृष्टि हमेशा जो है एक सकारात्मक दृष्टि मानी जाती है। बृहस्पति एक्सटेंशन का कारक है, तो बृहस्पति की दृष्टि जब इस बुध के ऊपर जाएगी तो यहाँ करियर के अंदर एक्सटेंशन मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पर 7वें घर का अधिपति है, तो व्यक्ति की जीवन साथी का प्रभाव व्यक्ति के करियर के ऊपर रहेगा। बृहस्पति यहाँ पर 4th लॉर्ड है, तो माँ का इंटरफेरेंस इस व्यक्ति के करियर के ऊपर रहेगा। माँ का सलाह मशवरा व्यक्ति के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकता है। तो इस प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि जो है इस नेटिव के जीवन के अंदर व्यक्ति के करियर को लेकर काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। अगर ये बृहस्पति बली अवस्था में है तो बृहस्पति की सलाह मशवरा को, बृहस्पति के सिग्निफिकेशन को हमें ज़्यादा महत्व देकर करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है इसके अंदर सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर भी वही बात आती है,
बृहस्पति बुध को देखता है, परंतु बुध जो है बृहस्पति को वापस नहीं देख पाता है, इसलिए बृहस्पति काफ़ी कमांडेबल स्थिति के अंदर है। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे दो लोग जो है आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो आगे बैठा वाला जो व्यक्ति है वो पीछे वाले को देख नहीं पाता, परंतु पीछे जो बैठा हुआ है वो आगे वाले को अच्छी तरह से देख पाता है, आगे वाले के ऊपर अच्छी तरह से कमांड कर सकता है, उसे जो है अच्छी तरह से जो है निगरानी में रखा हुआ है, तो वो उसे जो है काफ़ी प्रभावित कर सकता है। यही स्थिति जो है ग्रहों के अंदर होती है। जो ग्रह पीछे होता है वो आगे वाले ग्रह को निश्चित रूप से जो है प्रभावित करता है और उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रहों की कॉमन दृष्टियाँ किस प्रकार से काम करती है और स्पेशल दृष्टियाँ किस प्रकार की होती है। जहाँ कॉमन दृष्टियों के अंदर दो ग्रहों के बीच में एक टकराव की स्थिति बनती है, दोनों ही ग्रहों के कारकत्वों के अंदर संघर्ष देखने को मिलता है, वहीं स्पेशल दृष्टियों के अंदर जो ग्रह स्पेशल दृष्टि देता है वो कमांडेबल स्थिति के अंदर रहता है। तो इस प्रकार से आप ग्रहों की दृष्टियों का आकलन कर सकते हैं। ग्रहों की दृष्टियों को अच्छी तरह समझकर अगर आप फलित करते हैं तो आप सटीक तरीके से जो है फलित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। इतना तो बनता है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने बनाया है सिर्फ आपके लिए बनाया है, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर तो आप कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।